बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपनी इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक एग्जांपल को यूज़ करेंगे। और इस एग्जांपल का पहले हम एक जो है ना वो टॉप लेवल पे एक स्ट्रक्चर सा बनाएंगे कि वो कोड किस तरीके से हमारा चले, और उसके बाद हम उसको आईडीई के अंदर जाके प्रॉपरली कोड करके चला के भी देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सवाल हमें ये दिया गया है कि जिसमें ये कहा हुआ है कि मेक अ सिंपल कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ हिज यूज़र। तो क्या ये रहा है कि पहली चीज़ जो मुझे समझ आई कि एक जो है ना चॉइस ऑफ द यूज़र जो मैंने जब पढ़ा ना, तो मुझे ये पता चल गया कि यूज़र से कोई ना कोई चीज़ हमने इनपुट लेनी है। दूसरी चीज़ हमें मुझे नज़र आ रही है कि हमने एक कैलकुलेटर बनाना है दैट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एक कैलकुलेटर है जो कि मल्टीपल काम कर सकता हो। एक वो ये कर सकता हो कि एडिशन कर सकता हो, सब्ट्रैक्शन कर सकता हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हो, डिवीजन कर सकता हो, और बेस्ड ऑन व्हाट चॉइस ऑफ द यूज़र। तो पहली बात है मुझे ये समझ आई कि यूज़र को हमने कोई ना कोई मेन्यू सा डिस्प्ले हमें कराना पड़ेगा जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शन उसको दें कि भाई अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो एडिशन करेगा, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करना ही है, 3 प्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस करेंगे डिवीजन। तो इस तरह का एक मेन्यू हमने उसको डिस्प्ले कराना है, और उसकी बेसिस पे उससे हमने कुछ चॉइस के लिए कोई लेना है नंबर के भाई उसने क्या चूज़ किया उनमें से। अब जो भी वो चूज़ करता है, सपोज मल्टीप्लिकेशन चूज़ करता है तो उसके लिए एक अलग चंक ऑफ कोड है जिसने रन होना है। अगर वो डिवीजन चूज करता है तो एक अलग चंक ऑफ कोड है जिसने रन होना है। अगर वो सब्ट्रैक्शन चूज करता है तो वो एक अलग कोड है। इस तरह की चीज जब भी आती थी, और हमने कहा था कि अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने डिसीजन मेकिंग करनी हो, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग इस तरह की हो कि जहाँ पे हम कहें कि अगर एक काम जो है ना हो रहा है ना, तो उनमें से बाकी जो काम है ना वो नहीं होंगे। मतलब कि अगर मेरे पास चार चॉइसेस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और यूजर ने एक चॉइस सेलेक्ट कर ली, तो बस वही वाला काम करना है, बाकी काम नहीं करने। इस केस में हमने कहा था कि हम यूज करते होते हैं इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो पहले इफ की स्टेटमेंट्स आएंगी, उसके बाद जो है ना एक इफ की स्टेटमेंट के बाद हम लगाएंगे एल्स इफ की स्टेटमेंट, एल्स इफ की स्टेटमेंट के बाद आखिरी में एक एल्स की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये हमें पता चल गया कि ये जो सवाल है ये हल होना है इफ एल्स इफ के स्टेटमेंट्स के साथ। अब हम देखते हैं कि इस कोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने जो है ना यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले कराना है। उससे भी पहले जब कोड हमने सी में लिखना है तो हमें दो चीज़ें हमेशा चाहिए होती हैं कि हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी होती हैं। इस वजह से क्योंकि मैंने प्रिंट एफ स्कैन एफ के फंक्शन यूज़ करने हैं, उन वो जो है stdio.h की लाइब्रेरी में है, तो मुझे वो इंक्लूड करानी पड़ती है। सेकेंडली मैंने मेन का फंक्शन बनाना होता है ताकि जो हमारा कोड जब रन हो तो उसको ये पता हो कि उसने किस जगह पे जाके शुरू होना है। तो लाइब्रेरी इंक्लूड करके उसको पता हो कि मेन के फंक्शन में जो भी पहली लाइन है उस पर उसने चले जाना है। मेन का फंक्शन भी बन गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि मेन के फंक्शन में आपने सबसे पहला, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि काम ये करें कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से वेरिएबल्स आपके कोड को चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे अभी तो पूरे कोड में हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें कोई और वेरिएबल्स चाहिए हम वो भी लिखते जाएंगे इसमें। तो पहला वेरिएबल तो हमें ये पता है कि चाहिए होगा कि चॉइस जो यूज़र ने करनी है, तो उसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि यूज़र चॉइस के नाम से एक वेरिएबल हम बना लेते हैं जो कि ये बताएगा हमें कि यूज़र ने सिलेक्ट क्या किया, कि क्या वो एडिशन करना चाह रहा है, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहा है, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा है। और अब दूसरी बात ये है कि देखिए अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर बनाने के लिए दो नंबर्स के दरमियान एडिशन होगी ना, दो नंबर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन होगी, तो दो नंबर्स भी तो आपको यूज़र से चाहिए होंगे। तो इसलिए हम दो नंबर्स भी बना लेते हैं, और उनके लिए पहला नंबर के लिए वेरिएबल मैं n1 बनाता हूँ, और दूसरे नंबर को स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल n2 बना लेता हूँ। तो अब तक मेरे ज़हन में ये वेरिएबल्स आ रहे हैं कि हमें ये चाहिए होंगे। इसके अलावा कोई वेरिएबल्स अगर हमें चाहिए हुए तो वो भी हम आगे देख लेंगे। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर कर दिए तो हमने यूज़र को हमने कहा था कि हमें एक मेन्यू सा डिस्प्ले करना है कि भाई वो जो है ना जब बताएगा कि उसको कि वो इनमें से क्या क्या चूज़ कर सकता है, कौन सा नंबर प्रेस करेगा तो क्या होगा, तो वो मेन्यू प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ की मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी। तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स जो कि है ना वो एक मेन्यू बना रही होंगी पूरा, जो कि ये बताएंगे कि यूज़र को कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो सपोज एडिशन हो जाती है, अगर आप 3 प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो वो हम जैसे हमारा दिल करेगा हम उस हिसाब से मेन्यू बनाएंगे, वो हम अब कोड में जाके देखेंगे। अब जब हमने यूज़र से ये पूछ लिया तो हमने फिर यूज़र से इनपुट लेना होगा। इस बात का इनपुट लेना होगा कि यूज़र क्या चीज़ करना अब चाह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूज़र इनपुट के लिए क्या है कि जब यूज़र जो है ना दो तरह के इनपुट हमें चाहिए। एक हमें चाहिए होगा यूज़र से चॉइस का इनपुट। ठीक है, यूज़र चॉइस हमने उससे लेनी है कि भाई वो करना क्या चाह रहा है, मतलब कि क्या वो एडिशन करना चाह रहा है या वो मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा है। दूसरा हमें नंबर्स का इनपुट चाहिए होगा कि अगर वो जब चूज़ ये कर लेगा
तो नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि दो नंबर्स जिनके दरमियान में हमने वो करानी है सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ हो गई। अब जब वो भी आ गए मेरे पास, तो फिर मेरे पास आएंगी कुछ इफ एल्स की स्टेटमेंट्स। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स जो है ना वो चॉइसेस के दरमियान में होंगी डिसाइड करने के लिए कि भाई अगर एडिशन करनी है, अगर मतलब कि यूज़र चॉइस अगर 1 है तो हमने एडिशन करनी है, तो इफ़ जो है ना उसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होगी कि इफ़ यूज़र चॉइस जो है वो 1 के इक्वल है, तो फिर हम क्या करना चाह रहे हैं जी, इधर हमने कोई एडिशन के लिए हमने कोड लिखा होगा कि एडिशन करा के ना वो डिस्प्ले कर देनी है। ठीक है, आगे जो है ना वो अगली कंडीशन लिखी होगी एल्स इफ। एल्स इफ में लिखा होगा कि भाई अगर जो है ना वो यूज़र चॉइस वो सपोज आप कह लें कि 2 के इक्वल है, 2 वाले केस में हम हो सकता है हमने मेन्यू में लिखा हो कि हमने सब्ट्रैक्शन करानी है, तो उसी तरह से फिर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए कोई कोड लिख लेंगे। इसी तरह ये कोड कंटिन्यू आगे भी करेगा, और जितनी भी चॉइसेस हैं उन सारों को इफ और एल्स इफ से कवर करेंगे। एक और एल्स इफ आएगा कि 3 पे मल्टीप्लिकेशन, फिर एक और एल्स इफ आएगा 4 पे डिवीजन, और फिर हम एक एल्स लगा लेंगे कि अगर सपोज वो चॉइस ही गलत लिख देता है, कि हमने उसको ऑप्शन ही 4 दिए हैं कि इन 4 में से चूज़ करना है, लेकिन वो ये करता है कि उन 4 की बजाय कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेता है, कहता है 8, तो वो हमारे पास एक एरर आ जाना चाहिए ना कि भाई ये आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है ये इनमें अवेलेबल ही नहीं है। तो खैर इस चीज़ को अब हम कोड करते हैं, और कोड में पहले हम कोड लिखते हैं, साथ साथ उसको समझते हैं, और एक बार फिर हम उसके एग्जीक्यूशन के दौरान भी उसको समझेंगे कि कोड में क्या जो काम हम करना चाह रहे थे वो वाला काम हो रहा है या नहीं। तो मूव कर जाते हैं अपनी आईडी के ऊपर। तो आईडी में सबसे पहले हमने क्या करना है कि भाई स्ट्रक्चर बना लेना है कोड का। किस तरीके से? लाइब्रेरी इंक्लूड करा देनी है जी। लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड कराई, अब मुझे ये फ़ायदा है कि मैं प्रिंट एफ स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मेन का फंक्शन डिक्लेयर कर लेना है, क्योंकि मेरे कोड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा से मेन का फंक्शन होता है। मेरा कोड यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो दो तीन वेरिएबल्स मैंने भी थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई किए थे कि जो मुझे चाहिए। एक हमारे पास वेरिएबल था यूज़र चॉइस का, तो एक यूज़र चॉइस हो गया। अब ये वेरिएबल हमेशा 1 2 3 4 वैल्यू हो सकती है इसकी। इसका मतलब ये है कि इसको इंटीजर टाइप का होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई 3.1 तो नहीं ना हो सकती। लेकिन जो अब नंबर्स है ना, नंबर्स को हमने डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो नंबर्स को होना चाहिए फ्लोट टाइप का। वो इस वजह से कि जैसे अगर आप दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, सपोज आपने 4/3 कर दिया, उसने यूजर ने कहा कि पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 3 है, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये तो पॉइंट्स में आएगा ना, डेसिमल में आएगा, तो इसलिए इसको फ्लोट होना चाहिए कि ये अगर इस किस्म का कोई भी ऑपरेशन आए तो उनको हैंडल कर सके। यहाँ हो सकता है नंबर जो यूजर ऐड करना चाह रहा है वो हो ही डेसिमल में, मतलब वो क्या है कि 4.5 और 9.5 ऐड कर दें, तो इस वजह से हमें इसको रखना फ्लोट चाहिए। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर। अब हमने यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले कराना है, तो सबसे पहले हम यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले कराते हैं। इसमें हम उसको बताते हैं कि भाई ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है, तो हम उसका टॉप पे कोई हेडिंग सी दे देते हैं, क्या सिंपल कैलकुलेटर, ये हो गया। और हम जो है ना इसको कोड को अगली लाइन में ले जाते हैं। साथ ही अगली लाइन में जाते हुए हम ये अब अगले लाइन में जाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि भाई ऑप्शंस अब क्या क्या हैं। तो इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। तो 1 के ऊपर हम लिखते हैं एडिशन, आगे 2 के ऊपर हम लिख लेंगे जी सपोज सब्ट्रैक्शन कर लें आप, 3 के ऊपर हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, 4 के ऊपर हम चलते हैं और 4 पे लिख देते हैं डिवीजन। अब हम यूज़र से कहते हैं कि भाई हमने उसको एक दिखा दिया कि भाई कैलकुलेटर है, उसके पास लिखा आ जाएगा, आगे ये लिखा आ जाएगा कि भाई 1 अगर वो प्रेस करेगा तो एडिशन होगी, 2 प्रेस करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगी, 3 प्रेस करेगा मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस करेगा डिवीजन। तो हमने उसको ये भी तो कहना है ना कि भाई अब आप बताएं कि आपने प्रेस क्या करना है, तो वो हम उसको कहेंगे कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन, कि कौन सा वाला ऑपरेशन वो करना चाह रहा है। और इधर हम बेशक ये भी लिख सकते हैं कि 1 से 4 के दरमियान में आपने कोई भी एंटर करना है, ताकि उसको समझ आ जाए कि 1 एंटर करेगा तो एडिशन हो रही होगी, 2 एंटर करेगा तो सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। अब वो पहली सी बात है, यहाँ पे एंटर करेगा कोई ना कोई चॉइस 1 2 3 4 में से। जब वो एंटर करेगा तो हमने उसको रीड करना है। रीड किस तरीके से होती है? स्कैन एफ के फंक्शन से। स्कैन एफ फंक्शन में हमें ये पता है इंटीजर नंबर आ रहा है तो परसेंटेज डी आएगा, और परसेंटेज डी से अब हमने आगे वेरिएबल का नाम बताना है, तो हमने एंड यूजर चॉइस लिख दिया। तो एंड यूजर चॉइस के अंदर जो है ना वो वेरिएबल आ जाएगा जो भी वो एंटर कर रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि हमारे पास अब यूजर चॉइस आ गई। अब हमने हमें पता है कि अगर उसने सपोज 1 एंटर किया हो तो हमें एडिशन करनी है, 2 एंटर किया हो तो सब्ट्रैक्शन करनी है। तो फिर हम अब इफ एल्स बनाते हैं, और उनसे ना हम ना आगे देखते हैं कि हमने करना क्या है। अब ये एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि इफ एल्स के अंदर जाके अब हम इनपुट लें। एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर्स का इनपुट है ना वो हम पहले ही ले लें। तो अगर नंबर्स का इनपुट चूंकि हमें बार बार लेना पड़ेगा अगर हम इफ एल्स में जाएंगे, मतलब कि लेगा तो एक बार ही लेकिन कोड बार बार लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम यहाँ पे यूजर से वो भी ले लें कि कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है ना?
तो मैं एक और जो है ना प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसको कहता हूँ कि प्लीज एंटर टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। या कॉमा पहले हम कई दफ़ा लिख चुके हैं बल्कि कोड्स में, इस दफ़ा हम करते हैं कि सेपरेटेड बाय अ स्पेस। ठीक है, तो दो नंबर्स में एंटर करेगा स्पेस से, तो सेपरेट किए हुए, तो हमने उसी हिसाब से उनको पढ़ना है। तो दोनों नंबर जो है हमें पता है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, तो हम लिखें परसेंटेज एफ और परसेंटेज एफ, दो नंबर्स आ गए। और अब उनके एड्रेसेस, वो n1 में पहला नंबर चला जाए और n2 में दूसरा नंबर स्टोर हो जाए, हम ये चाह रहे हैं। अब मेरे पास दो नंबर्स भी आ गए, अब मैंने सिर्फ कंडीशंस लगानी है इस चीज़ के लिए कि कौन सा वाला चॉइस जो है यूज़र ने की है उस बेसिस पे उनको ऐड कराना या सब्ट्रैक्ट कराना और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना। तो सबसे पहले वाली चॉइस है हमारे पास, अगर वो वन एंटर कर दे तो हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं और कहते हैं कि अगर यूज़र चॉइस जो है वो वन हो, तो इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र चॉइस वन हो तो हमने करानी है एडिशन। उस केस में हम ये करेंगे कि हम प्रिंट करा देंगे कि द सम ऑफ, और दोनों नंबर्स हम लिख देते हैं परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज, और आगे फिर उनका जो भी सम है, बल्कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से तो परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एफ आएगा और इधर ही परसेंटेज एफ आ जाएगा। अब वो नंबर्स क्या हैं, तो द सम ऑफ के बाद पहला वाला वेरिएबल हमारा नंबर वन है, दूसरा वाला वेरिएबल नंबर टू है, और तीसरी जगह पे आ जाएगा नंबर वन प्लस नंबर टू। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सारी चॉइसेस लिखेंगे। मैं यहाँ पे चूंकि टाइप कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी है कि मैंने कॉपी कर लूँगा, लेकिन आप लिख रहे होंगे तो आपको ये बाय हैंड पूरी एज सच लिखनी पड़ेगी। तो दूसरी हो जाएगी एल्स इफ, और इसमें होगा कि यूज़र चॉइस अगर टू के बराबर हो, तो टू हो तो हमें डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज n1 माइनस n2। थर्ड ये चॉइस होगी हमारे पास कि अगर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन से क्या निकलता होता है, प्रोडक्ट निकलता है, तो हम लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस नंबर्स इज, और n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 आ जाएगा। और फोर्थ हमारे पास चॉइस हमने दी थी कि जिसमें हम कह रहे थे कि भाई डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हम कह देंगे कि डिवीजन ऑफ दिस एंड दिस नंबर्स इज n1 डिवाइडेड बाय n2। ये तीनों हो गए हमारे पास। लास्टली अब हमारे पास क्या रह जाता है कि हो सकता है कि वो ऐसी चॉइस एंटर कर दे जो इसमें है ही नहीं, जैसे नंबर फाइव यूज़र चॉइस में एंटर कर दे, तो हम उसको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करा देंगे जिसमें हम उसको कह देंगे कि भाई आपने जो चॉइस एंटर की है वो एग्जिस्ट नहीं करती, या आपकी जो चॉइस है वो इनकरेक्ट है। तो हम लिख देते हैं कि दैट इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ये हमारा इसके साथ ही कोड कंप्लीट हो जाता है। और अब जो है ना हम इस कोड की एग्जीक्यूशन को एक बार देखते हैं कि किस तरीके से रन होगा। सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे हमारा कोड आएगा और एक stdio.h की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेगा। हमारे कोड में स्कैन एफ और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, तो वो वाली स्टेटमेंट्स जो है ना अब इस लाइब्रेरी के अंदर उनकी डेफिनेशन है, अब उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और कोई एरर नहीं आएगा। सेकेंडली ये होगा कि कोड जो है अपने मेन के फंक्शन में चला जाएगा, और क्योंकि उसको पता है कि उसने मेन के फंक्शन से स्टार्ट लेना होता है, और मेन के फंक्शन की पहली लाइन पे हमारा कोड आ जाएगा। पहली लाइन के ऊपर हमने क्या किया हुआ कि हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हुए हैं, तो वो एक यूजर चॉइस के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कराएगा जो कि इंटीजर वेरिएबल है, और दो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कराएगा n1 और n2, जिनमें के डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं। फिर जो है ना वो यूज़र को कुछ डिस्प्ले कराएगा printf की स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए। तो पहले लिखा आएगा सिंपल कैलकुलेटर, अगली लाइन में चला जाएगा क्योंकि n है, और आगे लिखा आएगा कि 1 पे एडिशन है, 2 पे सब्ट्रैक्शन है, 3 पे मल्टीप्लिकेशन है, और ऐसे अगली अगली लाइन में जाता जाएगा। और आखिरी वाली लाइन में लिखा आ जाएगा कि प्लीज़ एंटर योर चॉइस ऑफ ऑपरेशन दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 4। तो अब यूज़र जो है ना जब ये पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो डिसाइड करेगा कि वो क्या करना चाह रहा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। बेस्ड ऑन दैट वो 1 से 4 के दरमियान एक कोई भी एक नंबर चूज़ कर लेगा। जब वो नंबर लिखेगा यहाँ पे और एंटर प्रेस करेगा, तो वो नंबर हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर चला जाएगा जो कि यूज़र चॉइस के नाम से है। तो अब हमें ये पता लग गया यूज़र चॉइस में कोई नंबर स्टोर्ड है, जो कि ये बताएगा हमें आगे जाके कि आपने उसकी बेसिस पे करना क्या है, सम करना है, डिफरेंस लेना है, प्रोडक्ट लेना है, वो वाली चीज़ें पता लग गई। लेकिन हमें वो दो नंबर तो अभी भी चाहिए कि जिन नंबरों का हमने डिफरेंस लेना है या जिन नंबरों की हमने डिवीजन करवानी है। तो फिर हमने एक और मैसेज यूज़र को दिया कि प्लीज़ एंटर टू नंबर्स सेपरेटेड बाय स्पेस। तो अब वो दो नंबर्स एंटर करेगा। ठीक है, वो दो नंबर्स हमने जो है ना फिर जब वो एंटर करेगा उस स्कैन एफ से हमने रीड कर लिए, तो पहला नंबर n1 में आ जाएगा, दूसरा नंबर n2 में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एंड इसलिए लगाते होते हैं कि हमें पता है कि स्कैन एफ की स्टेटमेंट में जो भी वेरिएबल जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करनी होती है उसका एड्रेस जाता है, तो इस वजह से आप एंड इसके अंदर लगाते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस उस वेरिएबल जगह के ऊपर जाके, एड्रेस वाली जगह पे जाके जो भी वैल्यू है वो उसमें स्टोर हो जाए। ये हमने अब कर लिया, तो अब कोड हमारा आगे चलेगा और अब देखेगा कि यूज़र चॉइस क्या है।
सपोज कर लेते हैं कि इस टाइम पे यूजर की चॉइस थी सब्ट्रैक्शन की, तो होगा ये कि बल्कि हम सबसे पहले एडिशन से शुरू करते हैं कि सबसे पहले यूजर ने एडिशन के ऑप्शन दी, 1 एंटर किया। तो होगा ये कि कोड यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे कहेगा कि क्या यूजर चॉइस इक्वल टू 1 है, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये रन हो जाएगी, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा द सम ऑफ, और पहले वाले की जगह पे n1, दूसरे वाले की जगह पे n2 में जो वैल्यू स्टोर्ड है, तीसरे वाले की जगह पे n1 प्लस n2 में जो वैल्यू बनेगी, तो वो आ जाएगा द सम ऑफ सपोज 10 एंड 20 इज 30। अब जब ये कंडीशन चूंकि इफ की रन हो गई, तो हमें पता है कि एक कंडीशन रन हो जाए इफ एल्स इफ और एल्स वाली स्टेटमेंट्स में से, तो बाकी नहीं चेक होती। तो ये इन सारी की सारी कंडीशंस को स्किप करेगा और हमारा कोड इधर चला जाएगा। और इधर हम बेशक एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं जहाँ पे हम ये बता देते हैं दिस इज द एंड ऑफ कोड। ये सिर्फ हम समझने के लिए अपने लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी और लिखा आ जाएगा दिस इज द एंड ऑफ कोड। इसी तरह अगर सेकेंड केस में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का उसने 2 चूज़ किया हो, तो वो क्या करेगा कि इस वाली कंडीशन पे आएगा, पहले ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब कंडीशन हमें पता है फॉल्स हो जाए तो अगली कंडीशन चेक होती है, तो अगली वाली कंडीशन चेक होगी जो कि एल्स इफ की स्टेटमेंट है। एल्स इफ के स्टेटमेंट के ऊपर आएगा तो चॉइस हमने 2 ली हुई थी, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके मतलब है कि इसके अंदर जो कोड है ये रन हो जाएगा और बाकी सारी स्टेटमेंट्स जो है स्किप हो जाएंगी और कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो इन समरी इन सारी चॉइसेस को हमारे कोड ने चेक करते जाना है जब तक कि कोई भी एक चॉइस ट्रू नहीं हो जाती। जैसे ही कोई भी एक इनमें से ट्रू हो जाए कंडीशन, इफ की, एल्स इफ की, वो वाली कंडीशन चल जाएगी और बाकी सारे स्किप हो जाएंगी। और लास्टली अगर इनमें से कोई भी चॉइस ट्रू नहीं होती, मतलब कि यूजर चॉइस जो है वो 1 2 3 4 में से है ही नहीं, वो सपोज 10 लिख देता है, तो सीधा जो है ना वो इन सारों को चेक करेगा, इस पे फॉल्स हो जाएगा, इस पे फॉल्स हो जाएगा, इस पे फॉल्स हो जाएगा, इस पे भी फॉल्स हो जाएगा। और उसको पता है कि अब ये सारी ट्रू नहीं है, तो फिर एल्स ही रन होनी है और लिखा आ जाएगा कि दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। अब हम इसको चला के देखते हैं और सारे ऑपरेशंस को हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम कंपाइल एंड रन पे जाते हैं और इसको क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास लिखा आ गया जैसे कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था, अ सिंपल कैलकुलेटर, और साथ में कुछ ऑप्शंस दे रहा है। हमने अब ये करना है कि पहले मैं कहता हूँ कि मैं एडिशन करा लेता हूँ, तो मैं 1 एंटर किया वो जब चॉइस पूछ रहा था उसमें, तो अब वो कह रहा है कि दो नंबर्स बताएं सेपरेटेड बाय अ स्पेस। तो मैं ऐड कराना चाह रहा हूँ 10.37 और 40.73 को। एंटर किया तो वो कहता है कि द सम ऑफ 10.37 एंड 40.73 इज 51.099998, ठीक है। और फिर वो दिस इज द एंड ऑफ कोड पे चला गया, क्योंकि बाकी सारी स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगी, क्योंकि हमारी एड यूजर चॉइस इक्वल टू 1 वाली स्टेटमेंट जो पहला वाला इफ था वो ट्रू हो गया। नेक्स्ट अब हम रन करते हैं और अब हम ना दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करानी है, तो मैं दो नंबर्स देता हूँ बाय स्पेस सेपरेट करके, तो मैं लिखता हूँ 10.5 और 2.5। इन दोनों को हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास लिखा आ गया कि द डिफरेंस ऑफ 10.5 एंड 2.5 इज 8, जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब हम रन करते हैं और फिर हम इसको कराते हैं कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो उसके लिए हम 3 एंटर करेंगे। ये हमने एंटर किया और हमने कहा कि दो नंबर कह रहा है कि बताएं सेपरेटेड बाय स्पेस, तो मैं कहता हूँ कि मेरे दो नंबर्स हैं 15 और 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 35 इज 525। इस तरह हमारा कोड एग्जैक्ट हो जाएगा। लास्टली हमारे पास ऑप्शन है डिवीजन का। डिवीजन के लिए अगर हमने दो देना ऑप्शन देना हो, तो हम पहले 4 दबाएंगे, एंटर करेंगे, तो अब वो डिवीजन वाले एलसिफ में चला गया। अब हमें वो कह रहा है कि दो नंबर बताएं। दो नंबर मैंने इसको बता दिया कि 58 और 34 को डिवाइड करना है। एंटर किया तो उसने डिवाइड किया और उसके पास आ गया कि डिवीजन ऑफ 58 एंड 34 इज 1.705882। लास्टली हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी होता है कि हमने कहा था कि अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो यूजर ने एंटर किया वो ठीक ही ना हुआ, तो फिर क्या होगा। तो मैं जो है ना एक ऑप्शन एंटर कर देता हूँ, सपोज 58 का। अब वो नंबर्स तो ले रहा है क्योंकि वो हमने पहले इनपुट में लिखे हुए थे, मैं भी कोड में भी जाके आपको दिखाता हूँ। तो कोई से दो नंबर हम एंटर वैसे ही कर देते हैं 1 और 2, तो कहते हैं दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। अब जो कोड की एग्जीक्यूशन हमने भी देखी, तो उसमें हुआ ये कि सबसे पहले हमारा कोड यहाँ पे आया और उसने इनपुट ली यूजर से, जब हमने कहा कि एंटर चॉइस ऑफ ऑपरेशन। जब हमने उसमें 58 एंटर कर दिया, तो यहाँ पे यूजर चॉइस से 58 स्टोर हो गया, लेकिन अभी हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स तक हम पहुंचे ही नहीं थे। उससे पहले हम ये पूछ लेते हैं यूजर से कि दो नंबर्स एंटर करो, इस वजह से वो दो नंबर्स एंटर करने का पूछ रहा था कि आप बताएं दो नंबर्स। तो हमने बस कोई भी दो नंबर जैसे 1 और 2 एंटर कर दिए। उसके बाद जब वो इफ की स्टेटमेंट में पहुंचा, तो हुआ ये कि इसने यहाँ पे आके देखा कि क्या यूजर चॉइस 1 है, ये फॉल्स हो गई। फिर उसने देखा कि क्या यूजर चॉइस 2 है, ये भी फॉल्स हो गई। फिर उसने कहा क्या यूजर चॉइस 3 है, वो भी फॉल्स होगी। और फिर उसने देखा कि क्या यूजर चॉइस 4 है। जब ये भी फॉल्स हो गई, तो ये इसने ये किया कि लास्टली उसने एल्स वाली कंडीशन पे चला गया और एल्स वाली कंडीशन पे जाके उसने प्रिंट करा दिया कि ये जो आपने ऑप्शन दिया था ये इनकरेक्ट ऑप्शन था।
ये एक हो गया छोटा सा कोड जिसमें कि हमने देख ली कि इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए हम किस तरीके से जो कि है वो एक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। अब आपने लास्टली आप लोगों के लिए जो है ना एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आपने इसी कैलकुलेटर के अंदर एक ऑप्शन ऐड करना है, जो कि आप फिफ्थ नंबर पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, कि जिनका ऑप्शन चले मैं मेन्यू में मैं आपको ऐड कर देता हूँ। आगे आपने ऑप्शन उसका खुद ऐड करना है कि वो ना फिफ्थ वाले ऑप्शन पे रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे। तो अगर आप यूज़र जो है ना यहाँ पे इनपुट दे तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब जब ना यूज़र इनपुट देगा 1 से 5 के दरमियान में कोई नंबर, और अगर वो 5 प्रेस करे तो आपके वाले कोड को करना ये चाहिए कि वो दो नंबर्स जो भी एंटर कर रहा है उनकी डिवीजन करके उनका जो रिमाइंडर बन रहा है ना वो वाला रिमाइंडर प्रिंट करवा दे। और बाकी चीज़ें ऐसा चीज़ नहीं चाहिए कि 1 पे एडिशन 2 पे सब्ट्रैक्शन हो, और अगर कोई गलत चॉइस आ जाए तो वो लिखा हुआ भी आएगा दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। इस कोड में आप वो चेंज करें, और वो चेंज बेशक आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दें, तो मैं देख लूंगा कि आपने जो कोड लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। तो अगर तो आपको ये लेक्चर समझ आ गया है तो ये वाले कोड लिखने में आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगी, और बड़ी आसानी के साथ आप जो है ना ये वाला ऑप्शन जो है रिमाइंडर कैलकुलेट करने का इस कैलकुलेटर में ऐड कर लेंगे।